आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं कि अर्थ पे टेम्परेचर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें सबसे पहले समझने की जरूरत है एक टर्म की, जो है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे देखेंगे तो जो भी इक्वल टेम्परेचर के पॉइंट्स हैं, इन इक्वल टेम्परेचर के पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन किया जाए तो यह आइसोथर्म कहलाता है। तो आइसोथर्म क्या हो गया? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। जैसे 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, इन सभी को अगर हम ज्वाइन कर दे तो यह भी एक आइसोथर्म कहलाएगा। सिमिलरली 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इन सबको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यह लाइन भी एक आइसोथर्म कहलाएगा फॉर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लैंड एंड वाटर की बात करें तो हम जानते हैं कि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हीट बहुत ही डेप्थ तक जाता है। दूसरी बात, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हीट जो होता है वह रैंडमली डिसिपेट कर जाता है, खो जाता है इसमें एक बड़े मास ऑफ वॉल्यूम में। लैंड की बात करें तो लैंड ओपेक होता है। जब ये ओपेक है तो क्या होगा कि सनलाइट डेप्थ तक नहीं जा पाती, इसलिए सारा हीट यहाँ पे कंसेंट्रेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हीटिंग की बात करोगे तो लैंड की हीटिंग ज़्यादा फास्ट होती है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर से। अब देखते हैं कि वंस ये सारा हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, अब ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम रेडिएशन टुवर्ड द स्पेस होता है, क्योंकि सन नहीं होता नाइट में। जो भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है ड्यूरिंग द डे टाइम वो ड्यूरिंग नाइट रेडिएट होता है। अगर रेडिएट बैक की भी बात करें तो वाटर में यह जो 10 जूल अमाउंट ऑफ हीट था, ये बड़े वॉल्यूम में डिसिपेटेड था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो यहाँ से हीट निकलते निकलते बहुत ही टाइम लग जाएगा, ये ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर लैंड की बात करें तो यहाँ पर हीट एक छोटे से रीजन में ही कन्फाइंड था, सिंस ये ओपेक होता है इसलिए, तो इसलिए हीट लॉस भी यहाँ पे फास्ट होगा, रैपिड होगा। तो अगर कूलिंग की भी बात करेंगे तो लैंड की कूलिंग बहुत ही फास्ट होती है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ड्यूरिंग हीटिंग की बात करेंगे तो हीटिंग में टेम्परेचर राइज करेगा, लैंड का ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। एंड कूलिंग की बात करेंगे तो टेम्परेचर लैंड का कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इट एंड फॉर द सेम टाइम। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें एंड आइसोथर्म की बात करें तो यह बहुत ही इम्पैक्टेड होता है ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आगे देखते हैं तो सन के रेडिएशन की वजह से हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हीटिंग कम होता जाता है। तो इक्वेटर पे हीटिंग हो सकता है तो 25 डिग्री सेल्सियस हो वाटर का, ऊपर जाएंगे तो 20 डिग्री, 16 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज करता है। लेकिन अगर ओशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम लैंड देखते हैं तो क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा कि अगर ओशन की हीटिंग, अगर वाटर की हीटिंग हो रही है तो इससे ज़्यादा तेज जल्दी हीटिंग होती है लैंड की। तो हो सकता है कि फॉर द सेम लैटिट्यूड जितना सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है उससे अगर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस हीट होता है तो करस्पॉन्डिंग इसी लैटिट्यूड पे, इसी लाइन पे 30 डिग्री लैंड होगा। सिमिलरली अगर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो हो सकता है सेम लैटिट्यूड पे लैंड ज़्यादा हीटेड होगा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ पे आइसोथर्म ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा कि लाइन ज्वाइनिंग सेम टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री के जोड़ते हैं तो सिंस लोअर टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस लैंड पे थोड़ा अपर में मिलेगा, तो यह आप देख सकते हैं कि यह जो आइसोथर्म है ये डिस्टॉर्ट हो गया है, स्ट्रेट नहीं है। सिमिलरली इक्वेटर पे है तो इस तरह से ये डिस्टॉर्टेड हो गया है आइसोथर्म। इसी करस्पॉन्डिंग अगर आप साउथर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड के मासेस नहीं है, तो इसलिए सिंस ओशन ही ओशन है तो यहाँ पर
ज्यादा ही यूनिफॉर्म आइसोथर्म मिलते हैं। तो ज्यादा जो आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेट अगर आइसोथर्म की बात करेंगे वो आपको साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, 40% नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लैंड से भरा हुआ है, इसलिए आइसोथर्म भी यहाँ पे बहुत ही डिस्टॉर्टेड मिलते हैं। आगे बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन की वजह से इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है, जिससे कि इवापोरेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे जो रेडिएशन है वापस से स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, क्योंकि इनका भी एल्बिडो एटलीस्ट 80% तक होता है अगर डार्क क्लाउड है तो। ट्रॉपिकल एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्लियर स्काई होता है। क्लियर स्काई होने की वजह से ओवरऑल यहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा सरफेस पे रिसीव होता है। क्लाउड की कोई भी फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे क्लियर स्काई की वजह से, तो इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं फ्रॉम इक्वेटर, तो टेम्परेचर जनरली क्या होना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए इस तरह से। बट हमने एक चीज देखा कि इक्वेटर पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि पोल ट्रॉपिकल एरिया पे नहीं है, तो इसलिए ट्रॉपिकल एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर या इंसोलेशन होगा एंड देन ये फिर डिक्रीज करेगा। सिमिलरली साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए भी ऐसा ही रहेगा। अगर आइसोथर्म की बात करें तो हम ये जानते हैं कि सन की हीटिंग की वजह से जो लैटिट्यूड्स हैं वो लैटिट्यूड्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीटिंग मिलता है, सिंस सन इक्वल डिस्टेंस पे होता है अमॉन्ग द लैटिट्यूड्स। तो इसलिए आइसोथर्म एक स्ट्रेट लाइन बनता है एंड यह स्ट्रेट लाइन लैटिट्यूड्स के पैरेलल होता है, और साथ में यह ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन में हमें दिखता है। सेकंड बात करते हैं तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू लैंड वाटर डिफरेंशियल यहाँ पर जो आइसोथर्म है ये डिस्टॉर्टेड होते हैं, जैसे हमने पहले देखा। लेकिन सिमिलरली अगर बात किया जाए साउथर्न हेमिस्फीयर का, साउथर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लैंड बहुत ही कम में है एंड मोर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वाटर है। अर्थ के इक्वेटर की तरह ही आइसोथर्म की बात करें तो थर्मल इक्वेटर होता है। थर्मल इक्वेटर क्या है कि सन जब ओवरहेड होता है तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीटिंग होती है। तो अगर हम कह सकते हैं कि सन का मूवमेंट अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हो गया तो यह थर्मल इक्वेटर भी ऊपर मूव करेगा। सिमिलरली अगर सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ है तो यह थर्मल इक्वेटर थोड़ा नीचे मूव कर जाता है। सिंस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 40% ऑफ एरिया लैंडमास है एंड हम जानते हैं कि लैंड बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है, इसलिए जो हमारा थर्मल इक्वेटर है ड्यू टू ओवरहेड ऑफ सन होता है वो जियोग्राफिकल इक्वेटर से थोड़ा नॉर्थ में होता है। सिंस लैंड की प्रीपोंडेंस है इसलिए ज़्यादा हीटिंग है। अगर मंथ ऑफ जनवरी की बात करें तो हम जानते हैं कि सन उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। विंटर का मतलब ये हुआ कि कूलिंग ऑफ लैंड बहुत ही फास्ट होगा वाटर से। तो फॉर द सेम लैटिट्यूड अगर वाटर की टेम्परेचर 10 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड ऑफ कंटिनेंट पे आपको उससे कम टेम्परेचर मिलेगा। तो अगर आप आइसोथर्म ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा ये देखिए 15 डिग्री पे अगर देखते हैं तो जिस लेवल पे 15 डिग्री वाटर में है कंटिनेंट उसी लेवल पे और लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो 15 डिग्री के लिए हमें टुवार्ड द इक्वेटर जाना पड़ेगा हायर टेम्परेचर के लिए। तो इस तरह से आप अगर आइसोथर्म को देखेंगे तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो आपके आइसोथर्म है वो टुवार्ड द इक्वेटर की तरफ टिल्टेड होता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होंगे एंड ड्यू टू लैंड एंड वाटर के मिक्सअप की वजह से बहुत ही क्लोजली पैक्ड आइसोथर्म मिलेंगे। लेकिन अगर आप साउथर्न हेमिस्फीयर में देखें तो यहाँ पे लैंड कंटेंट ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक तो यहाँ पर यूनिफॉर्म आइसोथर्म है एंड ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन ना होने की वजह से यहाँ पर आइसोथर्म की भी स्पेसिंग अच्छी खासी मिलती है। क्लोजली पैक्ड आइसोथर्म यहाँ पे नहीं होते हैं। अगर हम समर की बात करते हैं तो जस्ट सिचुएशन रिवर्स हो गया। इस वर्ष सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, इट मीन्स
नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीटिंग आ रहा है। अगर हीटिंग आ रहा है तो हम जानते हैं कि लैंड वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हीटेड होता है। सेम लैटिट्यूड पे अगर वाटर 10 डिग्री पे है तो लैंड हो सकता है यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस पे होगा। सिमिलरली अगर वाटर 15 डिग्री पे है तो लैंड यहाँ पे 20 डिग्री पे होगा। अगर हम इसमें आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि 15 डिग्री को हम ऐड करते हैं तो ये इस तरह से मिलता है। 20 डिग्री टेम्परेचर को भी हम अगर ऐड करें तो यह आइसोथर्म होगा। तो हम अब देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द समर जब गर्मी ज्यादा होता है तो सेम लैटिट्यूड पे लैंड की टेम्परेचर ज्यादा होती है, इसलिए आइसोथर्म टुवर्ड पोल डिस्टॉर्टेड है ऑन कॉन्टिनेंट्स। और अगर हम ओशन पे देखें तो ओशन पे जो आइसोथर्म है वह टुवर्ड द इक्वेटर डिस्टॉर्टेड है। सॉदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ अगेन लैंड नहीं है, इसलिए मोर होमोजेनियस आपको यहाँ पे आइसोथर्म मिलेंगे, ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ओशन करेंट्स ऑन आइसोथर्म। सबसे पहले हम कोल्ड करेंट्स को देखते हैं। होता यह है कि जो पोलर एरिया है वो बहुत ही कोल्ड रीजन होता है। कोल्ड रीजन होने की वजह से यहाँ की जो वाटर का टेम्परेचर है ये बहुत ही कम होगा। अगर सन इक्वेटर पे है तो हो सकता है यहाँ का वाटर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। अब यह जो वाटर है यहाँ पर पोलर एरिया में, ये जो कोल्ड वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस, ये जब नीचे जाता है तो इस ठंडे पानी को नीचे लेके जाता है। तो हो सकता है कि अलोंग द कंटिनेंटल मार्जिन ये टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दे। नॉर्मली अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो हो सकता है यहाँ पे 20 डिग्री ना हो, कम टेम्परेचर दैट इज 16 डिग्री सेल्सियस हो जाए। या 20 डिग्री सेल्सियस आपको थोड़ा नीचे जाके मिलेगा जब ये कोल्ड वाटर हीटेड हो जाएगा। तो अगर हम आइसोथर्म क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली देखें कि ये 16 टेम्परेचर मैच करें तो ये ऐसे जाता स्ट्रेट या थोड़ा कंटिनेंट पे जाने के बाद ये टुवर्ड द इक्वेटर होता। बट ड्यू टू दिस कोल्ड करेंट 16 डिग्री टेम्परेचर और थोड़ा नीचे आ गया है तो यह क्या होगा कि आपका आइसोथर्म थोड़ा और डिस्टॉर्टेड होकर थोड़ा नीचे तक चला जाएगा। तो ड्यू टू कोल्ड करंट क्या होता है कि जो आइसोथर्म है वो आपका टुवर्ड द इक्वेटर जाता है। इसी तरह से अगर वार्म करंट की बात करें तो नॉर्मल सिचुएशन में टेम्परेचर हर जगह सेम है, सेम लैटिट्यूड पे। अब वार्म वाटर इक्वेटर पे होता है तो हो सकता है कि इक्वेटर पे जो वार्म वाटर जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री है ये टुवर्ड द पोल जब जाए तो यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ाते जाए। जैसे 25 डिग्री वाटर गया तो यहाँ धीरे धीरे ये कूलिंग होते यहाँ पे हो सकता है 20 डिग्री आ जाए। तो अब अगर आइसोथर्म क्रिएट करेंगे तो ये देखिए 20 डिग्री, बट अब ये थोड़ा डिस्टॉर्ट होकर ऊपर आ गया फिर ये नीचे गया है। तो ड्यू टू वार्म करंट जो आपका आइसोथर्म है टुवर्ड द पोल डिस्टॉर्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं टेम्परेचर रेंज का। तो इसमें सबसे पहला आता है डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायर्नल कहने का मतलब हुआ डे एंड नाइट। अगर आप डे टाइम की बात करेंगे तो डे टाइम में ड्यू टू इंटेंस हीटिंग किसी भी सरफेस पे रेडिएशन एब्जॉर्ब होते रहता है। यह एब्जॉर्ब होने की वजह से टेम्परेचर किसी भी सॉलिड बॉडी का सरफेस का राइज कर जाता है। हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम में जब सन ओवरहेड हो तो इस समय सबसे मैक्सिमम हीटिंग की वजह से टेम्परेचर हाईएस्ट आया, सपोज दैट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर रात की बात करेंगे तो रात में कोई भी रेडिएशन नहीं आता है, यहाँ पे और रेडिएशन ज्यादा होता है। जो दिन भर यहाँ पे हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव, यह हीट एब्जॉर्ब होने के बाद ये रात के टाइम में रेडिएट आउट होता है जब एटमॉस्फेयर में कुछ भी ना हो। इसकी वजह से टेम्परेचर डाउनफॉल होना शुरू होता है एंड हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर एक लोएस्ट यहाँ पे अचीव हो जाए दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। तो हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर ये दोनों का जो डिफरेंस है इसे ही हम कहते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर कि ओवरऑल पूरे 24 आवर्स में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्शनल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो यह आपका 36 डिग्री होगा, दैट इज टेम्परेचर हाईएस्ट माइनस टेम्परेचर लोएस्ट। तो यहाँ पे 40 डिग्री माइनस 4 डिग्री करें 36 डिग्री आपका डायरेक्शनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया। आगे बात करते हैं कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है इसे कौन कंट्रोल करता है।
तो सबसे पहले हम कंडीशन ऑफ स्काई की बात करें, तो अगर क्लियर स्काई हो तो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। देखते हैं कैसे, कि अगर क्लियर स्काई है, कोई भी क्लाउड नहीं है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पहुंच पाता है, तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे हाईएस्ट हो जाता है। हो सकता है टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस जाए। एंड जब क्लियर स्काई होगा तो और रेडिएशन भी उतना ही ज्यादा एक्सटेंट में होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल करेगा। तो हो सकता है कि टेम्परेचर यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो हम कहेंगे DRT यहाँ पे 36 डिग्री का है जब क्लियर स्काई है। अगर स्काई में क्लाउड हो, क्लियर स्काई ना हो, तो क्या होता है कि ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं, इसका 80% तक रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस हो जाता है। तो यहाँ पर रेडिएशन ना जाने की वजह से जो टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री हुआ था इन एब्सेंस, अब हो सकता है कि टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री तक ही राइज किया हो। सिमिलरली अगर क्लाउड्स यहाँ पर ज्यादा है नाइट टाइम में, तो यह जो रेडिएशन अर्थ के सरफेस से जा रहा है, ये टकराने के बाद वापस से सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आने के बाद फिर से ये सरफेस हीटिंग होना शुरू होता है। तो इसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो लोएस्ट यहाँ 4 डिग्री था, अब हो सकता है ये 10 डिग्री हो। तो आप देख सकते हैं कि इवन डे टाइम में जो हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव होना था ड्यू टू क्लाउड, नहीं हो पाया, कम हो पाया, दैट इज 30 डिग्री। एंड नाइट टाइम में जो लोएस्ट टेम्परेचर अचीव होना था वो भी नहीं हो पाया ड्यू टू क्लाउड्स। तो अब यहाँ पे डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही बचा जब आपका क्लाउड्स है स्काई में। टेम्परेचर इन्वर्सन भी डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। नॉर्मल केस में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एटलीस्ट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज करता है। तो यहाँ अगर 20 डिग्री है तो ऊपर जाएंगे तो 15, 10, 5, 0 डिग्री इस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो नॉर्मली क्या होगा, जो एयर ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा हॉटर है, इनकी डेंसिटी कम होगी, एक्सपैंड कर जाते हैं। कम डेंसिटी की वजह से ये जो ऊपर के गैसेस हैं, ये जो मोर डेंसर हैं, मोर डेंसर से ये ऊपर जाना चाहेंगे। वैसे भी जो ज्यादा डेंसर होता है वो नीचे गिरता है अर्थ के सरफेस पे ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जो लेस डेंसर है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब यह हॉटर एयर ऊपर जाएगा तो सरफेस की टेम्परेचर डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हो सकता है कि लोएस्ट टेम्परेचर हमारा अचीव हो सकता है जब ये हॉट एयर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं बढ़ना शुरू हो जाता है, इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, नॉर्मल से बिल्कुल अपोजिट होना। तो हम देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा अपर लेयर में, तो यहाँ के एयर मोर हॉटर होंगे। मोर हॉटर होंगे मतलब लेस डेंसर होंगे, हल्का होंगे। तो इससे ज्यादा भारी एयर तो नीचे लेयर पे है ना, तो इसलिए ये एयर राइज नहीं कर पाएगा। अगर ये लाइटर होता अपर एयर से तब ये मूव ऊपर कर जाता, लेकिन अब ये नहीं कर पाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो आपका एयर नीचे है वो नीचे ही रहेगा, एयर यहाँ से हीट को वापस अपर एटमॉस्फेयर में लेके नहीं जा पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे आपको अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्सन। आगे देखते हैं, तो विंड स्पीड भी डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। देखिए कैसे, जब ये रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आता है और अर्थ हीटेड हो जाता है, तो ड्यू टू कंडक्शन यहाँ जो पार्टिकल है गैसेस के, ये भी हीटेड हो जाते हैं। और जैसे ये हीटेड होते हैं, अगर ये विंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, विंड स्पीड ज़्यादा है, कंटिन्यूस एयर का फ्लो है, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ सरफेस से हीट लेकर ये जाते रहते हैं, और सरफेस वो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाता है। हो सकता है टेम्परेचर यहाँ 30 डिग्री हो, करस्पॉन्डिंग अगर मान लो कि कोई भी विंड नहीं है, तो जो भी हीट यहाँ पे सरफेस पे आ रहा है, इस हीट को डिसिपेट करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ हो सकता है टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो 40 डिग्री तक जा सकता है। सिमिलरली अगर रात की बात करें, नाइट की बात करें, तो नाइट में अगर सन नहीं होगा तो ये उतना ही अमाउंट में हीट को रिलीज करेंगे, एंड टेम्परेचर यहाँ पे लोएस्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। बट अगर मान लो विंडी एयर है, विंड ज्यादा चल रहा है, तो ये आसपास के भी जो हीट है इसको वो सरफेस पे लाते रहता है,
ये जो रेडिएशन जा रहा है इसी को ये घूमकर फिर से सरफेस से टकराता है और लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे अचीव नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ फिर से जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा। तो अगेन डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू विंड अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। नेचर ऑफ सरफेस की अगर बात करें तो हम एक देखते हैं कोस्टल एरिया को और एक कंटिनेंटल एरिया देखते हैं, दैट इज जिसके आस पड़ोस में कोई भी वाटर का सोर्स नहीं है, चारों तरफ से वो लैंड लॉक्ड है, लैंड ही लैंड है। अगर कोस्टल एरिया की बात करें तो यहाँ पर जब हीटिंग होता है तो टेम्परेचर लैंड का वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत जल्दी राइज करता है। यहाँ पे हो गया अगर 40 डिग्री हो गया तो टेम्परेचर यहाँ पे हो सकता है कि 30 डिग्री ही राइज करे। इस केस में क्या होता है कि इसके ऊपर जो एयर है वाटर के ऊपर इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री होगा एंड लैंड के ऊपर जो एयर है इसका टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। ज्यादा टेम्परेचर मतलब लेस डेंसर गैस ये ऊपर चले जाते हैं एंड करस्पॉन्डिंगली यह जो 30 डिग्री का जो एयर है 30 डिग्री सेल्सियस पे वो इस स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसके टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस कर देता है। अब जब ये लोअर टेम्परेचर आएगा तो ये सरफेस को भी तो ठंडा करेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे अब टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री ही हो जाए जैसा कि एयर यहाँ पे आ रहा है। बट अगर मान लो कि वाटर नहीं है जो कि कूलिंग इफेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस हीटिंग की वजह से लैंड पे क्या होता है बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने वाला कोई भी नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री हो। सिमिलरली अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो ऑट रेडिएशन लैंड से बहुत ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हो सकता है कि ठंडा होते होते इसका टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो वाटर उस समय तक 10 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। अब क्या होगा कि सिंस जो ओशन के ऊपर वाटर है ये ज्यादा वार्म है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो लैंड पे जो एयर है, तो ये अब राइज करेगा एंड यहाँ के जो कोल्डर एयर है वो ओशन की तरफ मूव करते हैं। अगेन सिंस ये लोअर जो लेवल पे जो एयर है वो यहाँ से मूव कर गया तो लोअर टेम्परेचर को यहाँ पे हटा दिया, यह वार्म एयर फिर ये यहाँ पे नीचे डिसेंड करता है एंड अगेन यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मलाइज करता है। तो लोएस्ट टेम्परेचर की बात करो तो हो सकता है 4 डिग्री ना हो कि 10 डिग्री हो जाए। लेकिन अगर केवल कंटिनेंटल एरिया में देखोगे जहाँ पे ओशन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा ओनली ऑड रेडिएशन होगा जिसकी वजह से मैक्सिमम लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे अचीव हो सकता है। अगेन हम कह सकते हैं कि अगर कंटिनेंटल एरिया हो तो यहाँ पे डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर क्या होता है कि जो सन के रेडिएशंस आते हैं इसका भी 15% एब्जॉर्ब करता है एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम अगर अर्थ रेडिएट करता है रेडिएशंस को तो ये इसको भी एब्जॉर्ब करता है एंड एब्जॉर्ब करने के साथ साथ यह वाटर वेपर से सरफेस के नियर ही रहता है तो ये हीट को वापस से सरफेस को देते रहता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ हीट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में ज्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर वेपर कम है तो क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन सरफेस पे आ पाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर हाईएस्ट जो है वो अचीव हो पाएगा यहाँ पे एंड रात में जब रेडिएशंस आउटगोइंग भी होंगे तो ड्यू टू लेस वाटर वेपर ये इसे रोक नहीं पाएगा, नहीं रोकने की वजह से जो लोएस्ट टेम्परेचर है ये भी यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट होना ये डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर को डिक्रीज करता है जो रेंज ऑफ टेम्परेचर डेली बेसिस पे है। अगर सॉइल कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि अगर मान लो कि सॉइल ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है कि इसमें वाटर कंटेंट होगा। जब वाटर कंटेंट होगा तो यह हीट को एब्जॉर्ब करता है वाटर और ये वाटर वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सिंस वाटर वेपर बनने में इसे एनर्जी लगता है जिसे हम लेटेंट हिंट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से लैंड का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट अचीव नहीं हो पाता। लेकिन अगर ड्राई लैंड हो तो यहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं है इसलिए जो भी हीट आ रहा है यहाँ पे वो एब्जॉर्ब होगा और यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। फिर से हाईएस्ट टेम्परेचर है तो एक लोएस्ट टेम्परेचर भी होगा, दैट इज व्हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमिड रीजन। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये थर्मल स्ट्रेस देता है। किसी भी प्लांट को और एनिमल को एक सही से ग्रो करने के लिए जितना ज़्यादा कांस्टेंट टेम्परेचर मिले उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हाई अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज दिन के टाइम में टेम्परेचर सपोज एट 40 डिग्री है एंड रात के टाइम में टेम्परेचर 4 डिग्री है। ये दोनों एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से लड़ने के लिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री गया एंड रात में 25 डिग्री गया, तो ज़्यादा टेम्परेचर का रेंज नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम जो होगा अगेंस्ट दिस प्रोटेक्शन ऑफ डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो बहुत ही कम है। बाकी का एनर्जी अपने ग्रोथ में लगा सकते हैं। इसी तरह एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो यह बताता है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ एंड कोल्डेस्ट मंथ। जो मंथ में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, जैसे समर मंथ में इन द मंथ ऑफ जुलाई हाईएस्ट टेम्परेचर है एंड कोल्डेस्ट मंथ जैसे आप विंटर की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इसे हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। इन्हें भी उन वही फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर पे करते हैं। जैसे कि अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर बहुत सारे रीजन की वजह से है। एक जैसे हम जानते हैं कि वाटर जब इवापोरेट होता है तो यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लेकर जाता है अपर लेयर में, और यहाँ पर जब ये फिर से कूलिंग होता है इसका, तो वाटर के मॉलिक्यूल हीट को रिलीज करते हैं जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। इसी तरह जो एयर मॉलिक्यूल है सरफेस पे जब ये हीटेड होते हैं तो ड्यू टू कन्वेक्शन ये अपर लेयर में जाते हैं, और यहाँ भी जो एयर मॉलिक्यूल है इनसे भी हीट एनर्जी रेडिएट करता हुआ चारों तरफ रिलीज होता है। सिमिलरली अगर हम राइजिंग एंड फॉलिंग एयर की बात करें तो जब एयर राइज करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल है उसके बाहर में धीरे धीरे प्रेशर लो होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अपर लेयर में कम होते जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एक्सपैंड करता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एक्सपैंड करेगा उनके बीच में रिपल्सन उतना ही डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने की वजह से गैसेस का टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है। इसके अपोजिट अगर गैसेस फॉल कर रहे हो तो फॉल करते समय क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन डेंसिटी बढ़ते जाएगा, तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ते जाता है इनके ऊपर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं, इनके बीच में रिपल्सन बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, और ओवरऑल इनकी टेम्परेचर भी इंक्रीज करते जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज करता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसे हम लैप्स रेट से भी जानते हैं। अगर इस लैप्स रेट की भी बात करें तो समर में जो लैप्स रेट होता है वो ज़्यादा होता है विंटर के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में जितना टेम्परेचर का फॉल विंटर में होगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर का फॉल आपका समर सीजन में होगा। इसके पीछे रीजन देखते हैं। पहला रीजन ये कि विंटर में सरफेस का टेम्परेचर ही ज्यादा नहीं है। एग्जांपल 10 डिग्री है, कम होते होते 4 डिग्री हुआ, तो ज्यादा स्कोप नहीं है टेम्परेचर वेरिएशन का। समर में सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंडक्शन से यहाँ पे एयर तो हीटेड हो जाएंगे, हो सकता है यहाँ भी 20 डिग्री हो जाए, लेकिन एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए ये हीट ऊपर तक ट्रांसफर नहीं हो पाता है एंड देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन टेम्परेचर। जैसे अगला लेयर है ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, तो हो सकता है यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस हो, और ऊपर जाएंगे तो और भी टेम्परेचर कम हो जाए। सिमिलरली अगर आप डे एंड नाइट की बात करें तो डे टाइम में ज्यादा हीटिंग होता है, इसलिए सरफेस पे जो एयर है ज्यादा हीटेड होंगे एंड जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि कंडक्शन तो यहाँ पे है नहीं एयर का। नाइट टाइम में अगर आप देखेंगे तो नाइट टाइम में सिमिलरली अर्थ के सरफेस ही उतना ज्यादा हीटेड नहीं होता है, तो यहाँ पे सरफेस की टेम्परेचर कम ही होगा विद रिस्पेक्ट टू डे टाइम, तो इसलिए ज्यादा का डिफरेंस इन टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाता है। तो हम कहते हैं कि लैप्स रेट जो है वो समर में ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू विंटर, इवन डे टाइम में ज्यादा होगा लैप्स रेट विद रिस्पेक्ट टू समर, सॉरी ड्यूरिंग नाइट। आप जैसे जैसे सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अगर 20 डिग्री तो हो सकता है 10 डिग्री हो जाए, 5 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, -20 डिग्री हो जाए।
लेकिन सपोज दैट आफ्टर सम टाइम, जैसे कि आपने देखा था कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है। जैसे -20 है तो अचानक से 0 डिग्री हो गया एंड देन 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसे हम टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। नॉर्मल जो प्रोसेस ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है इसका जस्ट अपोजिट हो जाना। अगर टाइप ऑफ इन्वर्सन्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहले हम सरफेस पे देखते हैं कि अर्थ के सरफेस पे या ग्राउंड पे किस तरह के इन्वर्सन्स होते हैं। इसमें दो तरह है, एक तो रेडिएशन इन्वर्सन एंड सेकंड इज एडवेक्शन इन्वर्सन। रेडिएशन इन्वर्सन की बात करें तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम अर्थ सरफेस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए अर्थ सरफेस की टेम्परेचर राइज हो जाती है। सिंस हाईएस्ट टेम्परेचर सरफेस पे होता है इसलिए जो गैसेस मॉलिक्यूल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस के, इसका भी टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। गैसेस एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इट मीन्स ना ही वो एयर को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही इजीली उसे जल्दी से रिलीज भी कर पाते हैं। लेकिन लैंड के बारे में क्या कहानी है कि जितना तेजी से इसने हीट एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, उतना ही फास्ट ही हीट रिलीज भी करता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और जब ये हीट रिलीज करता है तो हो सकता है कि सरफेस का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और जब सरफेस का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा तो इमीडिएट कांटेक्ट में जो गैसेस हैं इनका भी टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, ये भी 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। इस कंडीशन में आप क्या देख सकते हैं कि जो लोअर टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर नीचे है और 18 डिग्री सेल्सियस वाला जो गैस है वो ऊपर में है। यहाँ पे वार्म एयर जो है वो आपका ऊपर हो गया एंड कोल्ड एयर जो है वो नीचे हो गया। तो एक एक रेडिएशन ऑफ अर्थ सरफेस की वजह से ये टेम्परेचर इन्वर्सन क्रिएट हुआ है। तो ग्राफ जनरली आपका इस तरह से हो जाएगा कि पहले सरफेस का टेम्परेचर कम है गैस का एंड उसके ऊपर ज्यादा है एंड देन इसके बाद डिक्रीज करना शुरू किया है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप विंटर सीजन में देखेंगे या बिल्कुल सुबह सुबह देखेंगे तो पूरे रात भर इतना रेडिएशन बाहर गया है कि सरफेस की टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है। इवन समथिंग अराउंड 0 डिग्री भी कई बार हो जाता है। तो जो वाटर वेपर जो एयर में अवेलेबल है वो इस सरफेस पे टच होने की वजह से वो भी वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं एंड छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो आपको मॉर्निंग में किसी भी घास के ऊपर और पेड़ के पत्तों के ऊपर दिखते हैं। इस टेम्परेचर इन्वर्सन का इम्पैक्ट देखते हैं। तो अगर कोल्ड एयर नीचे है और वार्म एयर ऊपर है, तो जानते हैं कि कोल्ड एयर ज्यादा हैवी होता है एंड वार्म एयर लाइटर होता है। तो जो हैवी एयर है वो ऊपर नहीं जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर एयर स्टेबल हो गया है, ये यहीं पे रहेगा। बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि सपोज दैट कि अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे जो स्मोक निकलते हैं, तो यह स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल जो है वो भी अगर इस लोअर लेयर ऑफ एयर में मिक्स हो गए हैं तो ये यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ये इसी लोकल एरिया में रह जाएगा, लोअर लेयर में रह जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी भी इम्पैक्ट होगी। इवन यहाँ पर जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर भी यहाँ पे कंडेंस कर जाते हैं और कंडेंस करने की वजह से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जो हमें फॉग की तरह दिखाई देते हैं, जिससे विजिबिलिटी हमारी कम हो जाती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम यही है कि ठंड के टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्सन होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है एंड इवन जो फॉग बन रहा है, ये एक लोअर लेवल में ही फिक्स हो जाता है, ये मूव नहीं कर पाता। अगर हम हिली एरिया की बात करते हैं तो हिली एरिया में भी क्या होगा कि जो माउंटेन होता है इसके जो रॉक्स होते हैं, सिंस रॉक्स और भी हार्ड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैंड ऑल्सो, तो इसलिए इनका बहुत ही थिन लेयर में ही हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है एंड रात के टाइम में ड्यूरिंग द नाइट टाइम इसी थिन लेयर से बहुत ही इमीडिएटली ये रेडिएशंस बाहर चले जाते हैं। तो होता ये है कि टेम्परेचर इनका बहुत ही डाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब यहाँ पे जो कोल्ड एयर के जो पैकेट हैं ये इस स्लोप से होते हुए जो माउंटेन का वैली होता है यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो यहाँ पे एयर है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जस्ट जो ऊपर टेम्परेचर है इसका आप देख सकते हैं कि
18 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कंडीशन भी आपका टेम्परेचर इन्वर्सन कहलाता है। वैली रीजन में ड्यू टू दिस क्रॉप का भी डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अचानक से जो कोल्ड एयर के वेव्स हैं वो नीचे सरफेस पे आ गए और ये मूव नहीं करते, ये यहीं पे रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को इफेक्टिव एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं मिल पाता है। सरफेस इन्वर्सन में ही हम एडवेक्शनल इन्वर्सन की बात करते हैं। एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होगा। क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम जब लैंड की हीटिंग होती है, तो लैंड की हीटिंग की वजह से यहाँ जो वार्म एयर है ये ऊपर चला जाता है, एंड जो ओशन है, ओशन इसके करस्पॉन्डिंग उतना हीटिंग नहीं हो पाता है वाटर, इसलिए जो ओशन के ऊपर कोल्ड एयर है ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है एंड लैंड के ऊपर को ऑक्युपाई करता है। तो हम अगेन देख रहे हैं कि यहाँ पर कोल्ड एयर है एंड इसके ऊपर में वार्म एयर है, जो कि अगेन एक टेम्परेचर इन्वर्सन हो गया, लो टेम्परेचर नीचे एंड हाई टेम्परेचर ऊपर हो गया। ग्राउंड लेवल इन्वर्सन के बाद हम देखते हैं अपर लेवल ऑफ एयर इन्वर्सन का, जो कि एटमॉस्फेयर में अपर लेवल में होता है। सबसे पहला इसमें है वो है सबसिडेंस इन्वर्सन है। सबसिडेंस का मतलब होता है नीचे गिरना। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे एयर ट्रांसफर करता है, पार्टिकल इसके नजदीक आते रहते हैं एंड नजदीक आने की वजह से इनका टेम्परेचर राइज कर जाता है, जिसे हम एडियाबैटिक हीटिंग भी कहते हैं। एडियाबैटिक इसलिए क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनका टेम्परेचर राइज कर गया है। तो होता यह है कि सपोज दैट कोई भी एक कोल्ड सरफेस है, अब यहाँ पर जब एयर फॉल कर रहा है तो होगा क्या कि जब सरफेस कोल्ड है तो यहाँ पे एयर भी तो कोल्ड एयर ही होगा, लेकिन ऊपर का एयर जो डाउनफॉल करते हुए आया है ये वार्म एयर है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगेन एक टेम्परेचर इन्वर्सन हो जाता है। अपर एयर इन्वर्सन में हम बात करते हैं सेकेंड, यह है टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव इन्वर्सन का। ये देखें क्या होता है कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर के बाद अगर आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बट ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप जाते हैं ऊपर तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो होता ये है कि एक लेयर है ट्रोपोपोज, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि यहाँ पे वार्म एयर है एंड नीचे में जस्ट कोल्ड एयर होता है। तो जब यह कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर ज्यादा डेंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू वार्म एयर, तो फर्दर ये यहाँ पे राइज नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है कि जितने भी एयर राइज करते हैं मैक्सिमम वो क्लाउड यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर तक ही बना पाते हैं, ट्रोपोपॉज तक ही बनाते हैं, अपर लेयर में ये नहीं जा पाते। तो अगेन ये हम देख सकते हैं कि ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ एयर भी एक टेम्परेचर इन्वर्सन यहाँ पर मिला है, जिसमें वार्म एयर अपर लेयर में है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में एंड कोल्ड एयर नीचे है ट्रोपोस्फेयर में। थर्ड टाइप ऑफ इन्वर्सन जो है वह है फ्रंटल इन्वर्सन। फ्रंटल इन्वर्सन की बात करें तो ये क्या होता है, ये देखिए जब पोल की बात करें तो पोल से जो कोल्ड का एयर मास है, कोल्ड एयर मास ये नीचे आते रहता है टुवर्ड द इक्वेटर, और इक्वेटर से जो वार्म एयर मास है ये ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर ये वार्म एयर है और ये कोल्ड एयर है, दोनों जाकर टकरा जाए तो क्या होगा, होता ये है कि जो कोल्ड एयर है इसके ऊपर ये वार्म एयर ऊपर राइज कर जाता है। अगेन कोल्ड एयर नीचे है, वार्म एयर ऊपर है, तो इसे हम टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। यहाँ पर दो फ्रंट्स बनते हैं, एक तो जो फ्रंट से हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं, या तो फिर ये वार्म फ्रंट होता है, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स जो हम आगे देखेंगे। अगर हम फ्रंटल इन्वर्सन की बात करें और हम अदर टाइप्स ऑफ इन्वर्सन की बात करें जो हमने देखा, तो हम ये चीज देखेंगे कि जो फ्रंटल इन्वर्सन बन रहा है इसमें जो टेम्परेचर है ये स्लैंटिंग है, लेकिन अदर लेयर्स हमने क्या देखा, कोल्ड लेयर नीचे होता था एंड वार्म लेयर
ऊपर होता था। तो इसमें जो टेम्परेचर इन्वर्सन का जो लेयर है ये हॉरिजॉन्टल होता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो वार्म एयर मास है, टोटल वार्म एयर मास ही कोल्ड के ऊपर राइज कर जाते हैं। वार्म एयर जब कोल्ड एयर पे राइज करेगा तो इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर वेपर है, ड्यू टू राइजिंग कंडेंस होते हैं एंड इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है एंड ये रेनफॉल भी लाते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जो अदर टाइप्स ऑफ इन्वर्सन देखेंगे तो यहाँ पर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, इसलिए यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन टाइप की चीज नहीं होती है।